हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। उससे पहले हमने पढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। उसके से रिलेटेड जो पढ़ा था वो भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा हल्का रिवाइज करवा देता हूँ कि उसमें क्या था। 1803 में मराठाओं में कौन थे, दौलत राव सिंधिया थे ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरजन गांव की क्या हुई थी, संधि हुई थी। तो ये याद रखना है आपने कि उस टाइम पे क्या हुई थी, एक संधि हुई थी जिसमें बताया गया था कि ये ऐसे ऐसे करके आपको एरिया डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और आप उस एरिया में क्या करोगे, शासन करोगे। और वो भी उन्हीं उन्हीं को दिया गया था जिन जिन राजाओं ने उनका क्या किया था, साथ दिया था। और उन्हीं उन्हीं को क्या किया था उन्होंने, वो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ना कि सारा, कुछ हद तक उन्होंने रखा था। रोहतक वगैरह का एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था। और बाकी जो एरिया था अदर, वो उनमें से उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक लगा लो, वो एरिया उनको क्या किए थे, उन राजाओं को दिए गए थे। और उन पे भी शासन के लिए तो राजा थे, लेकिन संपूर्ण रूप से जो उनका एक लगा लो, हरियाणा में अंग्रेजों का प्रभुत्व आ चुका था। तो उससे पहले क्या था, मुगल कालीन थे। और मुगल कालीन शासक क्या थे, अयोग्यता थी उनमें उनमें इतना इलिटरेसी लगा लो, उनमें चलाने का, शासन करने का तरीका नहीं था। दिल्ली के साम्राज्य में उथल पुथल के कारण मराठाओं ने दिल्ली व हरियाणा के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, हरियाणा पे कौन आए, फिर मराठा आए। और उन्होंने क्या किया, मराठा राजाओं ने दिल्ली पर अपना एरिया था जो, वो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और हरियाणा की बेल्ट को भी। तो फिर क्या हुआ, 1789 में और 1794 तक दिल्ली एवं हरियाणा पर महादजी सिंधिया का एक अधिकार रहा। तो इनसे पहले कौन थे, दौलत राव सिंधिया जी से पहले महादजी सिंधिया थे। 1789 से लेकर 1794 तक दिल्ली और हरियाणा पर उन्होंने क्या किया, शासन किया। 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात हरियाणा पर दौलत राव सिंधिया का अधिकार स्थापित हो गया। और 1794 में महादजी सिंधिया की ये लगा लो डेथ के बाद हरियाणा पर दौलत राव सिंधिया का क्या हुआ, अधिकार स्थापित हुआ। फिर क्या हुआ था, 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सरजी अंजन गांव की संधि के तहत बीआईसी को क्या कर दिया, सौंप दिया। उनको सौंपना पड़ा, अदरवाइज वो क्या करते, अटैक करते। और उनसे क्या किया, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ऐसे ऐसे एरिया आप पे क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। हरियाणा पर अधिकार स्थापित करने के बाद बीआईसी कंपनी ने बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल करके इसमें कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन खुद स्थापित किया। और कुछ क्षेत्रों में हरियाणा के प्रभावशाली राजाओं एवं सरदारों को क्या कर दिया, वो सौंप दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, फर्रुखनगर के क्या नवाब थे, बल्लभगढ़ के राजा उमेद सिंह को उनकी पुरानी जो भी क्या थी, जागीरें थी, वो दे दी गई। और फैज तलब खां को पटौदी का परगना, अहमद बख्श खां को लोहारू, फिरोजपुर झिरका के परगने, राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगना में इस्तेमरारी जागीर के 87 गांव दे दिए गए। और इसमें क्या था, अलग से महलवाड़ी व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक रूप से हरियाणा के शोषण की नीति चलती रही। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या किया, हरियाणा पर शासन करते रहे अंग्रेज। उसके बाद 1819 में कंपनी के प्रशासनिक ढांचे के संशोधन कर रेजिडेंट नामक अधिकारी को राजनीतिक शक्ति प्रदान की। और साथ ही कंपनी द्वारा जो अधिकृत भाग था उन 3 क्षेत्रों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1819 में प्रशासनिक उनका जो ढांचा था उनमें क्या किया उन्होंने, एक संशोधन किया और रेजिडेंट नामक अधिकारी को राजनीतिक एक शक्ति प्रदान कर दी कि ऐसे ऐसे क्या करेंगे, राज करना। उत्तरी क्षेत्र में रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत ये क्षेत्र थे। और केंद्रीय क्षेत्र में जो सेंट्रल में था वो दिल्ली को रखा गया। दक्षिणी क्षेत्र में रेवाड़ी, गुड़गांव, होडल ये सब रखे गए। ठीक है, पलवल, मेवात। तो ऐसे ऐसे करके क्या था, ये शासन चला था। और उनके अलग अलग, अब मैंने फिर आपको बताया था कि लंबे समय तक नहीं चले करती ये राजनीति ऐसे। तो उनमें क्या हुआ था, कुछ समय के बाद जिनको एरिया डिस्ट्रीब्यूट किए थे उन्हीं राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उसके उनके खिलाफ क्या थे, अलग अलग एरिया से राजा इकट्ठे होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो आज का टॉपिक में पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिक से अधिक राजस्व वसूल नीति के कारण लोगों का शोषण बढ़ता ही जा रहा था। तो जो ईआईसी कंपनी थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये लोगों से क्या करती थी, राजाओं को भी बोलती थी कि आप क्या करो, अधिक से अधिक टैक्स वसूल लो, राजस्व वसूल लो। तो उनके कारण जो लोग थे वो ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, लोगों का शोषण बढ़ता जा रहा था।
लोग तंग आ चुके थे कि इतना जो टैक्स है हम कर वो कैसे क्या करेंगे, उनको देंगे। और कई बार तो ऐसा होता था कि इतनी फसल नहीं होती थी जितना उनका टैक्स बनता था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसके साथ ही कंपनी ने अनावश्यक कारण बताकर रियासतों को छीनना आरंभ कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बिना रीजन के रियासत थी जितनी भी राजाओं से वो छीननी आरंभ कर दी। और उससे क्या थे, राजा भड़क चुके थे और विद्रोह की चिंगारियां क्या हुई, फिर आपस में भड़की। भारत को ब्रिटिश गुलाम से स्वतंत्र कराने के लिए पूरी देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उनमें हरियाणा का बहुत ज़्यादा, ये लगा लो, महत्वपूर्ण योगदान था। तो उसके बाद पढ़ेंगे कंपनी के समय में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी। जिस टाइम पे कंपनी थी तो उस टाइम पे क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था शोषण आर्थिक लाभ की अवधारणा पर आधारित थी। ये इनका काम क्या था, लोगों का प्रताड़ित करना, जो शासन है उनको एक कठपुतली बना रखा था उनसे काम करवाने के लिए, और आर्थिक लाभ की अवधारणा पर बेसिक था। तो कंपनी की जन कल्याण या जनता के हित में कोई भी ऐसा सरोकार काम नहीं था कंपनी के लिए थी, जो भी आपसे जन कल्याण या जनता के लिए कोई हित का काम नहीं सोचते थे। ये बस खुद का क्या करना, इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना, ये इनका मेन मोटिव था। इस कारण किसानों, सैनिकों और अपदस्थ स्थानीय शासकों सामंतों में असंतोष व कंपनी के प्रति रोष फैलने लगा। जो इनसे क्या थी, हर पार्टी फिर क्या हो चुकी थी, भड़क चुकी थी। जैसे कि किसान, सैनिक, अपदस्थ जो वहाँ के शासक रहने वाले थे स्थानीय, वो तो सामंतों, इन सारों में क्या था, असंतोष आ चुका था और कंपनी के प्रति क्या हुआ था, गुस्सा फैलने लगा था। इस गुस्से का प्रथम प्रस्फुटन 1857 की क्रांति के रूप में हुआ। और सबसे पहले अगर देखा जाए कि संपूर्ण रूप से जो क्रांति हुई तो वो क्या हुई, 1857 की क्रांति, जिसमें ऑलमोस्ट देश आज़ाद हो चुका था। लेकिन टुकड़ियों के कारण, बांटने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, 100 सालों तक फिर दोबारा से राज किया। बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा 1857 में चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके क्रांति का सूत्रपात किया गया था। तो क्या हुआ था कि इसमें क्या था, 1857 की क्रांति में मेन क्या था, बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा 1857 में चर्बी वाले कारतूस, ये तो आपको पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस का यूज किया जाता था जिससे मुंह से छिलना पड़ता था। हिंदू का धर्म उसमें क्या था, भ्रष्ट होता था। तो उन्होंने बोला कि आप खुद गाय की मांस या उस चर्बी का यूज करवा के हमसे क्या करवा रहे हो काम। तो उन्होंने क्या कर दिया था, वो मना कर दिया था। उसमें आटे का भी रोल था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके क्रांति का क्या किया, सूत्रपात किया। शीघ्र ही यह क्रांति देश के कई भागों में फैल चुकी। और उसके बाद क्या हुई, वो क्रांति धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुकी कि हाँ, हम ऐसे ऐसे करके आपके अंडर ऐसे काम नहीं करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में बड़ा विद्रोह हुआ। और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ और सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया तथा अंग्रेजों को मारते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। और उन्होंने क्या किया, अम्बाला ये थी यहाँ से, हरियाणा से, और इधर से कौन सी थी, मेरठ। इन छावनी में क्या हुआ था, मेरठ से बड़ा विद्रोह। और सैनिकों में शस्त्रागार, उनके जो वो शस्त्र थे, बंदूक तोप थी, वो एक तरह से बम ये वगैरह क्या किए थे, लूट लिए और अंग्रेजों को मारते हुए दिल्ली की ओर क्या किया, कूच किया। और उनको मारकर वो क्या हुए, दिल्ली की तरफ बढ़ चुके। 1857 की क्रांति में अब हरियाणा का क्या रोल था वो भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो फिर क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह की चिंगारियां 13 मई 1857 को हरियाणा में स्थित अम्बाला छावनी पर। आपको बताया था कि ये पहले मेरठ में और उसके बाद क्या हुई, फिर ये 13 मई 1857 को अम्बाला में। 10 मई मेरठ में आई और 13 मई 1857 को हरियाणा में स्थित अम्बाला छावनी पर पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 300 विद्रोही सैनिक गुरुग्राम की ओर चले। तो इनमें से विद्रोही सैनिक थे 300 की तादाद में, गुड़गांव की ओर क्या हुए, चले। और रास्ते में उनकी झड़प कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुई। और उनकी लड़ाई किससे होगी, आपस में, कलेक्टर विलियम फोर्ड से। और अंत में फोर्ड को पता लग चुका कि विद्रोह बहुत बड़ा रूप ले चुका है और वो जान बचाकर भाग गया। उसके बाद हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में, जो 1857 के सम्मिलित में मेन व्यक्ति थे, उनमें कौन थे, अहमद अली, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह और पटौदी के कौन थे, अकबर अली। तो याद रखना, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह थे और पटौदी के कौन थे, अकबर अली थे। साथ ही 2 अहीर भाई थे, तुलाराम और गोपाल देव भी, इनका भी आपने नाम सुना होगा हरियाणा में। तो अहीर भाई राम तुलाराम, इनका एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा।
उनमें भी थोड़ा बताऊंगा इनके बारे में। तो दो हीर भाई राव तुलाराम और गोपाल देव भी शामिल थे। उसके बाद जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिडेंट मेजर एडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, जयपुर राज्य के अंग्रेज थे, ठीक है, ये उस एरिया से बने हुए, तो रेजिडेंट मेजर एडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया और उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इनको दबा देंगे यहाँ पे। किंतु हरियाणा के सोहना व तावड़ू में के संघर्ष में उसे पराजित होकर भागना पड़ा और क्रांति इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि वो भी डर चुका था और वहाँ से वो जान बचाकर भागा फिर से। रोहतक परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए, रोहतक की स्थिति थी जो उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने अम्बाला से एक सेना गश्त को हडसन के नेतृत्व में भेजी थी। तो रोहतक पर जिस टाइम पे स्थिति अनकंट्रोल्ड होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने अम्बाला की तरफ से जो सेना का एक मेन था गश्त को, उसमें हडसन को क्या किया था, लीडरशिप के लिए भेजा, ठीक है। तो तावड़ू प्रदेश की रियासत 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया और तावड़ू प्रदेश की रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को क्या किया, महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसमें से एक एरिया था, जैसे ये बोल सकते हैं कि तावड़ू प्रदेश का 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग इन्होंने दिया। हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन किया और उसके बाद क्या हुआ, हडसन ने रोहतक को, ये मतलब बहुत ये शक्तिशाली लगा लो, इनमें से जो जो नॉर्मल थे ये सारे के सारे जान छुड़ाकर भागने के लिए थे। तो ये उन्होंने एक तरह से ड्यूटी पे असेंबल किया था कि आप इनको कंट्रोल करो स्थिति को। तो उन्होंने क्या किया, हडसन ने रोहतक और जींद राज्य के अधीन किया। अब क्या था, हिसार, हांसी तथा सिरसा में स्थित लाइट इन्फेंट्री ने बगावत की थी। तो उधर से कौन थे, हिसार, हांसी, सिरसा में स्थित लाइट इन्फेंट्री ने, इन्होंने क्या की, बगावत की। अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए जनरल वॉरेन कोटलैंड के नेतृत्व में फिरोजपुर में से सेना भेजी। अंग्रेजों ने क्या किया, हिसार पर एक अधिकार प्रभुत्व जमाने के लिए जनरल वॉरेन कोटलैंड थे, ठीक है, इनके लीडरशिप में फिरोजपुर से क्या भेजी, सेना। उसके बाद 17 जून को उधा नामक गांव में नवाब नूर महमूद खां के साथ झड़प हुई। 17 जून को उधा नामक गांव था, वहां पर कौन थे, नवाब नूर मोहम्मद खां, इनके साथ क्यों ही लड़ाई हुई। इस युद्ध में 530 क्रांतिकारी मारे गए। तो देखो यहाँ पर शहीद कितने हुए हैं, 1857 की क्रांति के टाइम पे 530 क्रांतिकारी मारे गए। अंग्रेजों ने नवाब को पकड़कर फांसी पर लटका दी और जो यहाँ के नवाब नूर मोहम्मद खां थे उनके साथ क्या किया, जब उन्होंने देखा कि इनके लीडर को भी मारना पड़ेगा, तो क्रांतिकारी में जितने थे 530 वो अलग, और अंग्रेजों ने नवाब को ही पकड़कर बोला कि अगर इनको नहीं मारा तो ये हमें खुद मारेंगे। तो 17 जुलाई को कोटलैंड ने, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अंग्रेजों ने नवाब पकड़ को क्या किया था, फांसी पर लटका दिया। तो 17 जुलाई को कोटलैंड के नेतृत्व में सेनाएं किधर पहुंची, हिसार की साइड पे। तो हिसार में पहुंची 1803 ईस्वी में। 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों की प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक शासन व्यवस्था से, जब ये 1803 से लेकर 1856 तक की बात कर रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजों की प्रशासनिक जो वो थी इकाई, उनसे क्या हुआ, जो लोग थे इनमें क्या हुआ, असंतोष पैदा हो गया। क्रांति के हरियाणा में प्रमुख केंद्र अम्बाला, गुरुग्राम, रेवाड़ी, हांसी, हिसार, करनाल, रोहतक, रोहनाथ गांव है कहाँ पे, भिवानी में उस टाइम पे। सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र और बल्लभगढ़ आदि स्थान के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब इतने ज़्यादा क्रांतिकारी हमारे देश में भी क्या हुए थे, मारे जा चुके थे, शहीद हो चुके थे। तो उस टाइम पे क्या था, लोगों में असंतोष हुआ क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भी पूरा कंट्रोल करने के बिहाफ से आए थे। और क्रांति में क्या था, इधर इधर से ही अम्बाला, गुरुग्राम, रेवाड़ी, हांसी, हिसार, करनाल, रोहतक, रोहनाथ गांव, ये भिवानी में, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र और बल्लभगढ़ आदि स्थानीय लोगों के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रोहतक में 159, देख लो कितनी बड़ी पॉपुलेशन की तरह से लगा लो। गुड़गांव में 228 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। तो इधर से भी बहुत शहीद हुए। और हरियाणा में क्रांतिकारियों के नाम, जो क्रांति में भाग लेने वाले बहुत वीर व्यक्ति थे, उनमें कौन थे, हरियाणा के केंद्र में क्रांतिकारियों में झज्जर से कौन थे, नवाब अब्दुल रहमान खान थे, ठीक है। तो याद रखना ये फेमस है, इसमें इसको याद करने की ट्रिक लगा लो, जिसमें र के ऊपर जो ऊपर र है ना, तो झज्जर में भी क्या है, डबल ज है, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। फर्रुख नगर, तो यहाँ से याद रखना अहमद थे, कौन थे यहाँ से, अहमद, नवाब अहमद अली फर्रुख नगर से। झाड़सा परगना से कौन थे, चौधरी बख्तावर सिंह, तो याद रखना झाड़सा से कौन थे, बख्तावर सिंह।
फांसी से लाला हुकमचंद जैन, ये सारे के सारे क्रांतिकारी थे वीर। और बल्लभगढ़ से कौन थे? राजा नाहर सिंह। तो ऐसे ऐसे करके ये राजाओं के नाम है, तो याद रखना। बल्लभगढ़ भी फेमस है, आपको पता होगा। तो इधर से राजा नाहर सिंह। और दुजाना से कौन थे? हसन अली। दुजाना से कौन थे? हसन अली। रानिया से कौन थे? नूर समद खां। कौन थे रानिया से? नूर समद खां। दुजाना से हसन अली, रानिया से नूर समद खां। रोहतक में कौन थे? विरासत खां। रोहतक से कौन थे? विरासत खां। हिसार से मोहम्मद आजम। हिसार से कौन थे? मोहम्मद आजम। रेवाड़ी से दो थे अहीर शासक, वो आपको बताए थे, राव तुलाराम और गोपाल देव, दोनों भाई। अम्बाला में जिस टाइम पे फिर क्या हुई? क्रांति हुई। तो अम्बाला की क्रांति में क्या था? महत्वपूर्ण योगदान में लगा लो, ठीक है। उसमें क्या था? मेरठ में क्रांति की ज्वाला भड़कने से 9 घंटे पहले अम्बाला में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। मेरठ में क्रांति की ज्वाला भड़कने से 9 घंटे पहले ही अम्बाला में सिपाहियों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। अम्बाला जो फौज थी उसमें 60वीं भारतीय स्थल सेना व 5वीं देसी पलटन थी। तो ये भी याद रखना है कि अम्बाला फौज में 60वीं भारतीय स्थल सेना थी और 5वीं कौन सी थी? देसी पलटन, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अम्बाला में क्रांति का विफल होने का प्रमुख कारण कौन था? श्याम सिंह नामक सिपाही था। इनमें क्या था? अम्बाला में क्रांति में जो कहेंगे कि अनसक्सेसफुल रही, तो उस टाइम पे कौन था? एक बंदा था, इसको गद्दारी कहेंगे। देखो ये कौन थे? श्याम सिंह नामक सिपाही था। और श्याम सिंह ने क्या किया था? क्रांति से पहले अंग्रेजों को क्या कर दी थी? इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ऐसे ऐसे करके अम्बाला में क्रांति होने वाली। और 9 घंटे पहले तो देखो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो उनको एक ये लगा लो एस्टिमेट हो गया था कि इस एरिया से ज़्यादा ज्वाला भड़कने वाली है। तो उस एरिया को उन्होंने क्या कर लिया था? फिर बाद में काबू कर लिया था। वहाँ के जो भी मेन लीडर थे उनको फांसियाँ कैसे दे रहे थे वो। तो वैसे ऐसे करके उन्होंने क्या किया? देखा कि अम्बाला इन्होंने मेन दल बना रखा है। और उसकी सूचना किसने दे दी थी पहले ही? कि श्याम सिंह जो नामक सिपाही था वो अंग्रेजों के साथ लगा हुआ था। और उसने क्या की थी? 60वीं भारतीय स्थल सेना, 5वीं देसी पलटन की इस एरिया में ज़्यादातर मेजोरिटी क्या कर रही है? आक्रमण करने के लिए रेडी हो रही है। तो उस एरिया को क्या कर लिया था? वहीं पर दबाव दे दिया था। और अम्बाला में क्रांति इसलिए क्या रही थी? विफल रही थी। अदरवाइज इतनी शहीद हुए हमारे देश के जवान, ये वीर क्रांतिकारी, तो उतने मात्रा में शहीद होने के बाद भी क्या देश आज़ाद नहीं होता? फिर भी क्या हुआ? कुछ ऐसे ये लगा लो कि निकम्मों की वजह से, श्याम सिंह नामक सिपाही गद्दार की वजह से श्याम सिंह ने क्रांति से पहले ही अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन दी। और इस प्रकार अंग्रेजों ने अम्बाला की क्रांति को क्या कर दिया? दबा दिया। तो ये सारी की सारी क्या थी? ये आपको मैंने बताया था कि अम्बाला में क्रांति के विद्रोह के क्या थे? 1857 की क्रांति में क्या रहे थे? रोल रहे थे। इनमें मेन जो क्या थे, जो लोग थे वो कैसे रहे थे, उनके बारे में बता दिया था। और एक और जैसे इसमें था कि जो करनाल एरिया था, जलमाना था, थानेसर था, लाडवा था, अम्बाला, जगाधरी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। अगर लीडरशिप के बारे में भी कहें तो ये भी हमारी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि यहाँ से लीडरशिप के लिए कोई क्रांतिकारी नहीं था। ये भी हमारा मेन कारण था कि जब लीडरशिप नहीं होगा तो उसके पास इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कलेक्शन था कि हाँ कैसे कैसे करके फर्दर डिसीजन लेने हैं। लेकिन इस जो एरिया था करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, अम्बाला, जगाधरी, इन एरियो में 1857 की क्रांति में जैसे और का मैंने आपको बताया कि बल्लभगढ़ से कौन थे, ठीक है। और ये अपने अलग अलग थे, जो रोपड़ से, हिसार से, ये अलग अलग, गुरुग्राम, ये सारे के सारे हिसार से मोहम्मद आजम, ठीक है। और रोहतक से थे विरासत खां, ये सारे के सारे जितने थे इनके क्या थे? लीडर रहे थे। लेकिन जो ये एरिया था करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, ठीक है, और जगाधरी, अम्बाला, ये सारे के सारे में जो 1857 की क्रांति थी इनमें कोई मेन लीडर नहीं था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति को आप विफल होने का भी रीज़न लगा सकते हो। अदरवाइज अगर देखा जाए कि अगर वहाँ से कोई लीडर होता तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे श्याम सिंह प्रोवाइड नहीं कर सकता था। तो ये सारे के सारे हरियाणा में 1857 की क्रांति का विफल होने का वो रहा। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसमें एक और था कि जैसे 1857 की क्रांति में जो सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने क्या किया था? भाग लिया था। जरूरी नहीं था कि सैनिक थे, असैनिक भी थे जो क्रांतिकारियों में थे, जो लोग थे नॉर्मल वहाँ की जनता, क्योंकि क्रांतिकारी में शहीद होने की वालों की संख्या देखो आप कितनी है। लेकिन यह क्रांति फिर भी क्या रही? असफल रही। इसके मुख्य कारण संपूर्ण प्रदेश में केंद्रीय योग्य नेतृत्व का अभाव। एक अच्छा सेंट्रल रूप से कोई लीडर नहीं था, और योग्य नेतृत्व एक अच्छा कई जगह था, मैंने आपको अभी बताया कि लीडर ही नहीं था।
अन्य रियासतों का सहयोग न कि मिलना, और अलग अलग रियासत थी वो सारी की सारी एक तरह से ये लगा लो इकट्ठी होके नहीं आई। शास्त्रों को पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, शास्त्रों का जो हमारे शस्त्र थे उन चीज़ों का हमें पे कमी थी, क्योंकि उनके पास गोलियां, बंदूक, तोपची, अलग अलग चीज़ें थी। तो ये सारी की सारी नीड जो थी हमारी, जो ये हमें अवेलेबल नहीं हो पाई। निश्चित उद्देश्य का अभाव, विद्रोह का सीमित स्वरूप आदि, ये सारी की सारी हमारी कमियां रही थी। लेकिन फिर भी हमने इतनी बड़ी क्रांति की थी क्रांतिकारियों ने, जिसके अंग्रेज़ों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब हम ज़्यादा समय के लिए इंडिया पे शासन नहीं कर सकते हैं। 1858 में जो ये चार्टर एक्ट था, इस 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो हरियाणा था उसको उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर इसका विलय पंजाब में कर दिया था। और आपको ये भी बता दूं कि जो 1858 का ये चार्टर एक्ट था ना, इसी कारण हरियाणा का जो था उत्तर पश्चिम प्रांत को हटाकर, इसको हटा कर क्या कर दिया था, पंजाब में इसको क्या कर दिया था, जोड़ दिया गया था। हरियाणा की 2 डिवीज़न में बांट दिया गया, और फिर इसके बाद किया गया, हरियाणा को 2 डिवीज़न में बांट दिया। 2 डिवीज़न में क्या थी, एक तो दिल्ली तथा हिसार थी। डिवीज़न के मुख्य अधिकारी कौन थे, कमिश्नर कह देते हैं जिसको। पूरी शक्तियाँ प्रदान की गई थी उनको, क्या गई थी, पूरी शक्तियाँ, जितनी भी पावर वो प्रदान की गई थी। और दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत जिलों को दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत, रोहतक, हिसार और सिरसा जिलों को हिसार डिवीज़न में शामिल किया गया। दिल्ली में कौन सी थी, गुरुग्राम, पानीपत जिले, ठीक है। तो गुरुग्राम, पानीपत जिले ये दिल्ली डिवीज़न में, रोहतक, हिसार, सिरसा जिलों को क्या कर दिया था, हिसार डिवीज़न में शामिल कर दिया था। ये 2 डिवीज़नें बांटी थी। कौन से एक्ट के अंतर, 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर, जो उसका उत्तर पश्चिमी एरिया था उसको हटाकर पंजाब में क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था, मिला दिया गया था। ये सारे के सारे क्या थे, इनके रीजन लगा लो, कारण लगा लो, ये 1857 की क्रांति में थे। हरियाणा में जो कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें भी देखा जाए तो 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1886 में, सबसे पहले याद रखना कि 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस स्थापना हुई, ये आपको पता ही है, ठीक है। कि उनमें कौन थे, एक ह्यूम करके वो थे शख्स, वो तो देखो नेशनली लेवल पर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1886 में राय बहादुर मुरलीधर के प्रयासों से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। अब इनमें बोला भी जाता है ना, एक तो पंजाब का ओल्ड ग्रैंड मैन और एक कौन है, हरियाणा का गांधी, तो उनमें, ठीक है। तो ये भी आप बताना मेरे को एक बार। 1886 में राय बहादुर मुरलीधर के प्रयासों से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। अक्टूबर 1886 में रोहतक में तुर्राबाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस को एक सार्वजनिक सभा हुई। और अक्टूबर 1886 में रोहतक में कौन थे, तुर्राबाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की सार्वजनिक, ये लगा लो, इकट्ठी होकर एक सभा हुई, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने 1887 में हिसार, रोहतक में कांग्रेस का कार्य शुरू करवाया। और लाला लाजपत राय ने क्या किया 1887 में, अब ये भी याद रखना है, हिसार व रोहतक में, याद रखना अब इसको। 1887 में लाला लाजपत राय ने 1887 में हिसार तथा रोहतक में कांग्रेस का कार्य शुरू करवाया। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो कई फैक्ट ऐसे होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, सन से रिलेटेड होते हैं, और इनके अगर आप डीपली इनको पढ़ोगे ना तो कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ लेता है कि लाला लाजपत राय ने 1887 में, या ईयर को स्किप कर देगा, हिसार व रोहतक में कांग्रेस का कार्य शुरू करवाया कौन से ईयर में, या यह बोल देगा कि 1887 में लाला लाजपत राय ने कौन कौन से एरिया में कांग्रेस का कार्य शुरू करवाया। तो वो 2 एरिया थे, हिसार और रोहतक। लाला लाजपत राय, राय बहादुर मुरलीधर, अतिरिक्त दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त और छबलीदास, शादीलाल, दूलीचंद, गौरी शंकर, हरियाणा वासियों ने कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में क्या किया, उन्होंने भाग लिया। अब इनमें क्या था, लाला लाजपत राय 1884 में अपने पिता के साथ रोहतक आए, और जहां उनके पिता क्या थे, शिक्षक थे। और ये भी पता होना चाहिए कि 1884 में अपने पिता के साथ वो रोहतक आए थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 1887 में हिसार और रोहतक में उन्होंने क्या कर दी थी, कांग्रेस का ये कार्य शुरू करवा दिए थे। और एक और था कि 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भाग लिया। तो ये सारे के सारे ये थे इनसे रिलेटेड, लाला लाजपत राय से रिलेटेड फैक्ट थे। और जो वीडियो थी ये मैंने आपको थोड़ा फास्टली बताई है, ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैंने थोड़ा स्पीड से करवाया है। अदरवाइज जो आराम से करवाते हैं तो ये बोलते हैं कि बिल्कुल बार बार पॉइंट को वो करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं, तो इसलिए मैंने ये किया थोड़ा सा
स्पीड में रखा। अगर आपको लगता है कि इसमें हाँ कंटेंट है, आपको प्रोवाइड ही किया गया है, आपको थोड़ा बताया गया है इसके बारे में, डीपली भी बताया कई जगह मैंने, जहाँ का मेरे को लगता था कि हाँ अगर बेसिक के हिसाब से देखा जाए तो वो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ यहाँ की चीज़ें थी जो बिल्कुल बेसिक हिसाब से आपको बतानी चाहिए थी। अदरवाइज़ एक स्टोरी के माध्यम से मैंने जितना पॉसिबल हुआ इसमें बताया कि अलग अलग एरिया से कौन कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में हरियाणा से योगदान दिया था। और ये सारे के सारे शासकों के नाम हैं जो कि पिछली विगत परीक्षाओं में पूछ लेता है कि ये जो शासक थे ये कहाँ से रह गए थे। तो ये आपको ये इनके नाम वगैरह याद करने हैं, इनका ईयर याद करना है जो कि इनमें मेनली पूछने वाला है। और अदरवाइज ज़्यादा समय वो नहीं है। और आपको लाला लाजपत राय से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी आपको एक बार याद कर लेने हैं। और इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी संधि हुई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता था कि जो दौलत राव सिंधिया थे उनके बीच में BIC के साथ कौन सी संधि हुई थी, कौन से गांव से रिलेटेड थी और ये और कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखना ये भी कि 30 सितंबर 1803 में हुई थी। उनसे पहले कौन थे उनके जो सीनियर लगा लो वो कौन थे, महादजी सिंधिया, उन्होंने शासन किया था 1789 से लेके 1794 तक, है ना। तो ऐसे ऐसे करके गया था। ये सारे की सारी आपको मैंने फैक्ट बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपको कहने की बात नहीं होती बार बार वीडियो में, आप समझदार हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।